नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और हमने लास्ट वीडियो में उभरती हुई साम्राज्यवादी ताकत चीन की विदेश नीति के मुख्य बिंदुओं के बारे में जाना। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। चीन की बहुचर्चित वन बेल्ट वन रोड ओबोर परियोजना अपने आप में चीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का सूचक है। इस परियोजना में 4 अरब से अधिक जनसंख्या वाले 68 देशों के शामिल होने की संभावना है, जिनका वैश्विक जीडीपी में 40% से भी अधिक योगदान है। इसके 2 हिस्से हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के तहत चीन से यूरोप के बीच सड़क, रेल मार्ग, तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन समेत कई इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जिनका विस्तार चीन के मध्य में स्थित जियान प्रांत से शुरू होकर मध्य एशिया से होते हुए मॉस्को, रोटरडम और वेनिस तक होगा। इस बेल्ट में कई मार्ग होंगे जो चीन, मंगोलिया, रूस, चीन मध्य और पश्चिमी एशिया, चीन इंडो चीन प्रायद्वीप, चीन पाकिस्तान, चीन बांग्लादेश म्यांमार से होते हुए गुजरेंगे। जबकि 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड के तहत समूचे एशिया व प्रशांत में शिपिंग लेन का समुद्र आधारित नेटवर्क और बंदरगाह विकास की योजना है, जिसका विस्तार दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया से होते हुए पूर्वी अफ्रीका और उत्तरी भूमध्य सागर तक होगा। चीन की राज्य मीडिया के अनुसार इस परियोजना में $1 ट्रिलियन का निवेश हो चुका है और अगले दशक तक कई ट्रिलियन डॉलर के निवेश की योजना है। ये परियोजना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तक ही सीमित नहीं है। इसके विजन दस्तावेज के अनुसार इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के अतिरिक्त आर्थिक विकास की नीतियों में तालमेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकनीकी मानकों में समरूपता, निवेश और व्यापार की बाधाओं को दूर करना, मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना, वित्तीय तालमेल और सांस्कृतिक व अकादमिक लेन देन के माध्यम से लोगों से संपर्क स्थापित करना भी शामिल है। इस परियोजना के माध्यम से पूंजी निर्यात करके चीन अपने देश में स्टील, एल्युमिनियम और सीमेंट जैसे भारी उद्योगों में जारी अति उत्पादन के संकट से उबरने और साथ ही साथ चीन के मालों के नए बाजार तैयार करने की फिराक में है। आर्थिक प्रभुत्व के साथ साथ चीन इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए अपनी सामरिक शक्ति में भी इजाफा करना चाह रहा है। उदाहरण के लिए इस परियोजना के तहत ही चीनी सरकारी कंपनी कॉस्को ने यूनान में पिरोस बंदरगाह के 67% शेयर खरीदकर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे उसे यूरोप में अपना पैर जमाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार इस परियोजना के जरिए हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाने के लिए चीन मलक्का, जलडमरू मध्य और सिंगापुर में अपनी निर्भरता कम करने के लिए दक्षिण पश्चिम चीन से हिंद महासागर की ओर एक नए समुद्री मार्ग का निर्माण करना चाहता है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का निर्माण भी चीन हिंद महासागर तक अपनी पहुंच के विकल्पों को बढ़ाने के मकसद से करवा रहा है। जैसा कि पूर्व में भी उल्लेख किया गया था, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह और मट्टला हवाई अड्डे में काफ़ी हद तक चीन की कंपनियों का नियंत्रण स्थापित हो गया है। इससे हिंद महासागर के समूचे क्षेत्र में चीन का रणनीतिक व सैन्य प्रभुत्व बढ़ेगा। इसी प्रकार चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के लिए चीन अब तक पाकिस्तान को $50 बिलियन से भी अधिक का ऋण दे चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस ऋण को 40 साल से पहले भुगतान नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के निर्माण में भी चीन की बड़ी भूमिका रही है। इसी प्रकार चीन म्यांमार और बांग्लादेश में भी अवसंरचनागत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और तीखी होती अंतर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा।
अपनी आर्थिक शक्ति की विस्तार के अनुरूप चीन अपनी सैन्य शक्ति का जबरदस्त विकास कर रहा है। सैन्य संबंधी खर्च की दृष्टि से चीन दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। पिछले दशक के दौरान चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का आधुनिकीकरण करने पर विशेष जोर दिया। यह एक वैश्विक सैन्य शक्ति बनने के मकसद से चीन जहाज, पनडुब्बी, हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया तंत्र और विदेशी चौकियों का निर्माण कर रहा है। वह सुदूर सागर में वायु, धरातल और अधस्तल हर परिवेश के अनुसार अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित कर रहा है। चीन अपनी नाभिकीय शक्ति से लैस पनडुब्बियों में लगातार बढ़ोतरी करता रहा। इसके अलावा चीन विदेशों में अपनी चौकियां भी स्थापित कर रहा है। उदाहरण के तौर पर अफ्रीका के जिबूती में चीन ने अपनी नई सैन्य चौकी स्थापित की। इसके अतिरिक्त श्रीलंका और पाकिस्तान में चीन जिन बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है वे उसके सामरिक शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। हथियारों के निर्यात के मामले में भी चीन ने पिछले दशक में जबरदस्त प्रगति की है। अमेरिका और रूस के बाद चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक देश बन चुका है। इसके अतिरिक्त दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में चीन 2000 से भी अधिक सैनिक भेजता है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों में सबसे अधिक है। इससे चीन के सैनिकों को विभिन्न परिस्थितियों में लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव मिलता है। एक उभरती हुई साम्राज्यवादी ताकत के रूप में विश्व पटल पर चीन की मौजूदगी और उसकी बढ़ती सैन्य शक्ति से दुनिया के पैमाने पर जारी अंतर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा तीखी हुई है। इस प्रतिस्पर्धा की घनीभूत अभिव्यक्ति दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव में देखा जा सकता है। गौरतलब है कि दुनिया के कुल कच्चे तेल का 1/4 हिस्सा और अन्य व्यापारिक वस्तुओं का आधा हिस्सा दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। चीन के सैन्य रणनीतिकारों ने टू आइलैंड चेन की धारणा के तहत समूचे विवादित समुद्री क्षेत्र को टापुओं की 2 श्रृंखलाओं में बांटा। पहली श्रृंखला 9 डैश लाइन को लेकर चीन का विवाद वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया से है। चीन दक्षिण चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। दूसरी श्रृंखला थोड़ी और आगे से गुजरती है, जिसमें चीन का विवाद जापान जैसे साम्राज्यवादी देश से है। चीन के लिए दक्षिण चीन सागर का महत्व न सिर्फ व्यापार की दृष्टि से है, बल्कि संसाधनों की दृष्टि से भी यह क्षेत्र बेहद अहम है। मछलियों व समुद्री जीवों के साथ ही साथ इस क्षेत्र में तेल व गैस के भंडार की भी प्रचुर संभावनाएं जताई जाती है। सामरिक और आर्थिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण होने की वजह से इस क्षेत्र में एक तरह से हथियारों की होड़ लगी हुई है और दक्षिण चीन सागर के किनारे स्थित सभी देश अपनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को देखकर अमेरिका भी सकते में आ गया और इसी वजह से वह इस क्षेत्र में स्थित तमाम देशों को सैन्य मदद कर रहा है, जिसकी वजह से स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही है। हालांकि चीन की सैन्य क्षमता अब भी अमेरिका की तुलना में बहुत कम होने की वजह से वह अमेरिका को अकेले टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाल के वर्षों में रूस और चीन के संयुक्त नेतृत्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद के समक्ष एक नई साम्राज्यवादी दूरी का उभार साफ देखा जा सकता है। मध्य पूर्व और विशेषकर सीरिया में जारी युद्ध इस अंतर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के तीखे होने की स्पष्ट गवाही दी। शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल और ब्रिक्स जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं का अस्तित्व में आना अपने आप में एक ध्रुवीय विश्व के मिथक को खारिज कर रहा है। उधर पश्चिम में भी ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर हो जाने और अमेरिका में ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों के वजह से नाटो में भी दरार दिखाई दे रही है, जो इस बात की संभावना को बल दे रही है कि यूरोप के कुछ मुल्क भी अपना खेमा बदल सकते हैं।
जो भी हो, इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में अंतर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और तीखी होगी और आज के दौर में विश्व युद्ध की संभावनाएं भले ही क्षीण हो, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर छोटे पैमाने के युद्धों और हिंसात्मक वारदातों की संख्या में निश्चय ही इजाफा हो सकेगा। इस तरह से चीन एक उभरती हुई साम्राज्यवादी ताकत है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।